नमस्कार विद्यार्थियों, बीए फाइनल हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम हिंदी कविता के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे। हिंदी कविता के इतिहास के संदर्भ में हमने आधुनिक युग की पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन पहले की कक्षा में किया था। आज हम हिंदी कविता के इतिहास के अंतर्गत भारतेंदु युग का अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण युग भी कहा जाता है, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण युग का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक के रूप में हुआ था। इस युग का प्रारंभ कब से माना जाता है और कब तक इस युग की समय सीमा है, इस संदर्भ में हम देखते हैं कि विद्वानों में इसमें मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वान 1865 से, कुछ विद्वान भारतेंदु के कविता करने के समय से और कुछ भारतेंदु के जन्म से भारतेंदु युग का आरंभ मानते हैं। इस संदर्भ में जो सबसे अधिक उचित मत प्रतीत होता है वह डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिया गया ये जो मत है, उन्होंने कहा है कि भारतेंदु युग के सीमांकन के लिए हम भारतेंदु युग के द्वारा या भारतेंदु युग में प्रकाशित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा से इसका आरंभ मान सकते हैं। कवि वचन सुधा, जिसका कि प्रकाशन भारतेंदु जी के द्वारा किया गया था, जिसके संपादक भारतेंदु जी थे। भारतेंदु युग का प्रारंभ हम 1868 ईस्वी से मान सकते हैं और इसी तर्क का अनुसरण करते हुए सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक हम मान सकते हैं। इस संदर्भ में विद्यार्थियों एक बात और ध्यान देने योग्य है, वह है कि ये जो रीतिकाल से समापन होता है और भारतेंदु युग का प्रारंभ होता है, अर्थात हम भारतेंदु युग का प्रारंभ मान रहे हैं 1868, उससे पूर्व का कुछ समय और रीतिकाल जब समाप्त होता है 1843। तो 1843 से 1867 तक की रचनाओं का अनुशीलन किस संदर्भ में करेंगे? तो विद्यार्थियों, इस संबंध में ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इतिहास का कोई भी काल सहसा समाप्त नहीं हो जाता है। जब कोई नया काल प्रारंभ होता है तो अगले 1-2 दशक तक उसकी रचना प्रवृत्तियां किसी न किसी रूप में अपने प्राचीन जो काल था या प्राचीन जो प्रवृत्तियां थी उससे किसी न किसी रूप में मिली हुई रहती हैं। तो 1843 से 1867 तक का कृतित्व न तो पूर्णतः रीतिकाल के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं और न हम इसे भारतेंदु युग की पुनर्जागरण की कविता के अंतर्गत हम इसे परिगणित कर सकते हैं। तो इसे हम इसकी पृष्ठभूमि के रूप में, भारतेंदु युग या पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि के रूप में हम इस काल को देख सकते हैं और भारतेंदु युग का प्रारंभ हम मानेंगे 1868 ईस्वी से। आलोच्य युग में जिस युग की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें जन चेतना पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित थी। फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में इस काल में बहुत अधिक सक्रियता की दृष्टि हम देखते हैं। भारतेंदु कवि कर्तृत्व पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। जो समाज की, राजनीति की, संस्कृति की स्थितियां होती है उनका प्रभाव साहित्य पर भी अवश्य पड़ता है। इसकी परिणति हम देख सकते हैं कि विषय चयन में व्यापकता और विविधता के रूप में हमें दिखाई देती है। श्रृंगारिक रसिकता, अलंकरण मोह, रीति निरूपण, प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण जैसी रीतिकालीन प्रवृत्तियों का महत्व इस युग में क्रमशः कम होता जाता है। भक्ति और नीति को प्रमुख वर्ण्य विषयों के रूप में ग्रहण करने का आग्रह भी इस युग में नहीं रहता है। विशेष रूप से आग्रह किस बात पर रहता है? मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, गो रक्षा, बाल विवाह निषेध, शिक्षा प्रसार का महत्व, मद्य निषेध जैसे विषयों को कविगण अपने काव्य में, अपने साहित्य में अपनाने लग गए थे। विद्यार्थियों, अब हम संक्षेप में भारतेंदु युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जो प्रवृत्तिगत विशेषताएं, उनका अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग की प्रवृत्ति मूलक विशेषता हम सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीयता। भारतेंदु युग की राष्ट्रीय चिंतन धारा के 2 पक्ष हैं। पहला है देश प्रेम, जिसका वर्णन हम देख सकते हैं भारतेंदु की विजयनी विजय, प्रेम धन की आनंद, अरुणोदय जैसी जो कविताएं हैं उसमें हम इनके देश प्रेम की जो भावना है वह देख सकते हैं। और दूसरा पक्ष हम देखते हैं राजभक्ति।
इस राजभक्ति के संदर्भ में हम देखते हैं कि अंग्रेजों के शासन काल में जो जनता थी, जो साधारण लोग थे, उनकी सुख समृद्धि में जो कुछ वृद्धि हुई, उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा भी इस काल के कवियों ने करी है। देश के उत्कर्ष और अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर इस कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीज वपन का कार्य किया। इस युग की राष्ट्रीयता की एक जो और विशेषता है वह हमें ध्यान देने योग्य है। विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि इस युग की जो राष्ट्रीयता थी वह किसी एक क्षेत्र विशेष तक संबंधित नहीं थी। जैसे इससे पहले का जो काल था रीतिकाल, उसमें हम राष्ट्रीयता की भावना छत्रसाल, शिवाजी या प्रताप के संदर्भ में देखते हैं, वह किसी एक क्षेत्र विशेष तक संबंधित राष्ट्रीयता थी। लेकिन यहाँ पर भारतेंदु युग में ये राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीय चिंतन की जो धारा है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए संबंधित थी। क्षेत्र विशेष से ऊपर उठकर पूरे देश के संदर्भ में सोचने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। और दूसरा जो हमने पक्ष कहा था राष्ट्रीयता का, राजभक्ति, इसके संदर्भ में हम देखते हैं कि अंग्रेजों के शासन में जजिया कर जैसे कर समाप्त किए गए, भारतीयों को कुछ सुविधाएं मिली, रेल, डाक, तार इत्यादि की, तो जिससे जनता की सुख और समृद्धि में वृद्धि हुई। तो इन सुविधाओं के उपभोग के कारण इस युग के कुछ कवियों ने अंग्रेज शासन के प्रति अपनी स्वामी भक्ति, राजभक्ति भी प्रदर्शित की है। इस संदर्भ में प्रताप नारायण मिश्र राजकुमार विक्टर के आगमन पर 1890 में लिखते हैं, हरि शशि पांच मेह सित पक अगहन मास, श्री विक्टर आगमन से भयो हिंद सुख रास। तो यहाँ हम देखते हैं कि अंग्रेजों के प्रति इन कवियों में राजभक्ति की भावना भी दृष्टिगोचर होती है। अगली जो भारतेंदु युग की विशेषता है वह है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना के अंतर्गत कुछ कवियों की दृष्टि सुधारवादी थी। ये समाज में जो प्रचलित कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उनको दूर करने के लिए अपनी कविता के माध्यम से जनता को प्रबोधित कर रहे थे। भारतेंदु युग की कविता की ये विशेषता है कि इन्होंने सामाजिक जीवन की उपेक्षा नहीं की। जनता की समस्याओं का निरूपण हम पहली बार इन कवियों की कविताओं में देख सकते हैं। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, अस्पृश्यता आदि को लेकर लिखी गई कविताओं ने सहृदय समाज को अपनी तरफ आकृष्ट भी किया। एक नवीन सामाजिक चेतना को उभारने में भारतेंदु युग की इन कविताओं का विशेष योगदान है। लेकिन इसके साथ साथ हम सामाजिक चेतना के अंतर्गत हम कुछ ऐसे कवि भी देखते हैं कि जो कि यथास्थितिवादी हैं। कुछ कवियों की दृष्टि सुधारवादी है, जैसे कि भारतेंदु या प्रताप नारायण मिश्र, और कुछ कवि जैसे अंबिका दत्त व्यास जैसे जो कवि थे वे यथास्थितिवादी किस रूप में कि वह ये मानते हैं, वर्णाश्रम धर्म का अनुमोदन करते हैं, प्राचीन शास्त्र नीतियों का समर्थन करते हैं, विधवा विवाह का विरोध करते हैं। तो ऐसा कहकर वह जैसी स्थिति है उसको यथास्थिति रखने के भी पक्षधर हैं। तो ये हम इस युग का नेगेटिव पॉइंट भी इस विशेषताओं में शामिल कर सकते हैं। भारतेंदु युग की प्रवृत्ति मूलक विशेषताओं में अगला हम लेते हैं आर्थिक चेतना। आर्थिक चेतना के संदर्भ में हम देखते हैं कि एक समय ऐसा था कि भारत भौतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध था, और अब अंग्रेजों के शासनकाल में करों के बोझ से, महंगाई से, अकाल से भारतीय लोगों की जो स्थिति थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। और इसी स्थिति को वर्णन करते हुए इस काल के कवि लिखते भी हैं, तब ही लखियो जहाँ रहियो, एक दिन कंचन बरसत, तहाँ चौथाई जन सूखी रोटी को तरसत। नान तेल लकड़ी घासों पर टिकस लगे जहाँ, चना चिरौंजी मोल मिलई, जहाँ दिन प्रजा कहाँ। इसी प्रकार भारत की दुर्दशा का वर्णन करते हुए भारतेंदु भी लिखते हैं, रोवई सब मिली आओ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की जो बदतर स्थिति होती जा रही थी, आर्थिक दृष्टि से भारत जो रसातल में जाता जा रहा था, उसकी तरफ भी इस काल के कवियों ने अपनी दृष्टि रखी है, और उस चेतना को सामान्य लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी उन्होंने किया है। इसी के अंतर्गत हम अब देखते हैं भारतेंदु युग में जो भक्ति भावना है
वह किस रूप में हमें दृष्टिगोचर हो सकती है। इस काल में यानी भारतेंदु युग में परंपरागत धार्मिकता और भक्ति भावना को गौण स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी इस काल के भक्ति काव्य जो लिखा गया उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं: निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति और स्वदेश अनुराग समन्वित ईश्वर भक्ति। तो इनमें से जो पहली जो 2 भक्ति भावना की प्रवृत्ति है, निर्गुण भक्ति और वैष्णव भक्ति, इसमें कोई नवीनता का परिचय हमें प्राप्त नहीं होगा। वो मध्यकालीन परिपाटी जो थी उसी का अनुसरण यहाँ पर किया गया है, किंतु भक्ति और देश प्रेम को एक ही समकोण पर प्रतिष्ठित करना किसी सीमा तक संवेदना की मौलिकता का परिचायक है। यानी देशभक्ति को और उसके साथ ईश्वर भक्ति को मिलाकर जो इन्होंने रखा वह इस काल की एक मौलिक विशेषता के रूप में शामिल किया जा सकता है। इस युग में हम देखते हैं कि यह जो विशेषता थी स्वदेश अनुराग समन्वित भक्ति, उसे हम देख सकते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र लिखते हैं, हम भारत वासिन पे अब दीन दयाल दया करिए। हम आरत भारतवासिन पे अब दीन दयाल दया करिए। तो यहाँ देश प्रेम के साथ साथ हमें ईश्वर की भक्ति के दर्शन भी हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब भारतेंदु लिखते हैं, डूबत भारत नाथ बेगी जागो अब जागो, यहाँ पर भी हम ईश्वर की भक्ति और देशभक्ति दोनों को शामिल होता हुआ देख सकते हैं। भारतेंदु युग की अगली विशेषता है श्रृंगारिकता। भारतेंदु युगीन कवियों के समक्ष श्रृंगार चित्रण के लिए इनके सामने 4 विकल्प थे। 4 प्रकार से श्रृंगार रस का ये वर्णन करने में सक्षम थे। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य की परंपरा में माधुर्य भक्तिपरक श्रृंगार चित्रण, रीतिकालीन पद्धति पर नखशिख, षड ऋतु और नायिका भेद का वर्णन, उर्दू कविता के संपर्क के फलस्वरूप प्रेम की वेदनात्मक व्यंजना और अंग्रेजी की प्रेम कविता से प्रभाव ग्रहण करके श्रृंगार का वर्णन करना। इनमें से यदि हम अंतिम को छोड़ दें, अंग्रेजी प्रभाव वाला जो श्रृंगारिक वर्णन है उसे छोड़ दें, तो शेष तीनों की परिव्याप्ति हमें इस युग में दिखाई देती है। अर्थात भक्तिकालीन माधुर्य भक्ति, रीतिकालीन नक्शिक वाली प्रवृत्ति और उर्दू कविता की वेदनात्मक प्रवृत्ति, तीनों ही प्रकार का श्रृंगार चित्रण हमें इस युग की कविता में मिल जाता है। और विशेष रूप से भारतेंदु और प्रेमधन की रचनाओं में प्राय ये तीनों ही रूप श्रृंगारिकता के विद्यमान हैं। इसी युग के एक प्रमुख कवि हैं ठाकुर जगमोहन सिंह ने प्रेम का निश्चल सरस और रागात्मक वर्णन करते हुए लिखते हैं, हम हारी अरि करी कोटि उपाय, लिखी बहु नेह भरी पतियां, जगमोहन मोहनी मूर्ति के बिना, कैसे कटे दुख की रतियां। तो यहाँ इस श्रृंगार का रसिकतापूर्ण रसपूर्ण वर्णन, भावपूर्ण वर्णन भी हम देख सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि प्रकृति चित्रण। प्राकृतिक सौंदर्य का स्वच्छंद चित्रण करना भारतेंदु युग की एक अंगभूत विशेषता है, किंतु अधिकतर कवियों ने परंपरा निर्वाह ही किया है। अधिकांश रूप से हम देखते हैं कि प्रकृति के वर्णन करने में इन्होंने पहले से चली आती हुई परंपरा का ही वर्णन किया है। षड ऋतु वर्णन, पावश ऋतु वर्णन, वर्षा काल का आलंबनात्मक चित्रण, ऋतु सौंदर्य इत्यादि का वर्णन ही हम अधिकांश रूप से इन कवियों में देखते हैं। प्रकृति का आलंबनात्मक चित्र विरल दिखाई देता है। ऋतु सौंदर्य के स्थान पर ऋतु विशेष में नायक और नायिका की मनोदशाओं का चित्रण ही अधिक रुचिपूर्ण तरीके से यहाँ पर किया गया है। ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य में स्वतंत्र प्रकृति का चित्रण भी मिलता है, तो ऐसा चित्रण कम है, लेकिन फिर भी स्वतंत्र प्रकृति का चित्रण भी भारतेंदु युग में हमें दृष्टिगोचर होता है। अगली जो इस काल की विशेषता हम कह सकते हैं हास्य व्यंग्य। हास्य व्यंग्य भारतेंदु युग की अन्य एक प्रवृत्ति है। पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्य करने के लिए कवियों ने विषय और शैली की दृष्टि से अनेक प्रयोग किए। विषय भी उन्होंने नए प्रकार के अपनाए और शैली, जैसे कि हम देखते हैं कि हास्य व्यंग्य को व्यक्त करने के लिए इन्होंने पैरोडी, स्यापा, गाली और इसके साथ साथ मुकरी शीर्षक से भी समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और विसंगतियों को लेकर
मनोहारी जो कविताएं हैं इन्होंने लिखी है। मुकरियों के संबंध में भारतेंदु के द्वारा लिखी गई एक मुकरी का उदाहरण बहुत अधिक प्रसिद्ध है। मद्यपान के विषय में वह एक व्यंग्योक्ति मुकरी के माध्यम से लिखते हुए कहते हैं, मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब लूटे, पागल कही मोहि करे खराब, क्यों सखी सजन नहीं शराब। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हास्य और व्यंग्य की दृष्टि से विषय भी इन्होंने अलग लिए और उसे अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने अलग प्रकार की शैलियों का प्रयोग भी किया। आगे हम भारतेंदु युग की विशेषताओं में देखते हैं रीति निरूपण। रीति निरूपण हिंदू काव्य शास्त्र को पद्य की चिर परिचित सीमाओं से मुक्ति दिलाकर उसे नवीन आयाम देने का श्रेय भारतेंदु युग का है। परंपरागत रीति निरूपण पद्धति के प्रति भारतेंदु पूर्व काल के कवियों की क्रमशः क्षीण होती हुई अभिरुचि का परिणाम हुआ कि भारतेंदु युग में केवल कुछ एक कवि हुए जिन्होंने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे हैं। मूलतः इस काल में जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए मूलतः अलंकार ग्रंथ है, किंतु इसके अतिरिक्त शब्द शक्ति गुण और रीति का संक्षिप्त विवेचन भी उन्होंने किया है। इस रूप में यदि हम देखें रीति निरूपण जो रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं थी, काव्यांगों का छंद लक्षण और उदाहरण देकर वर्णन करना, उस रूप में भारतेंदु युग का योगदान ये था कि उन्होंने इसे जो इसकी चित परिचित पद्य के रूप में काव्य शास्त्र को वर्णन करने की परिपाटी थी उसे दूर करके अब गद्य में भी रीति निरूपण किया जाने लगा। यह पद्य के साथ साथ गद्य में भी बात समझाने का लक्षण बताने का क्रम है वह जारी रहता है। तो यह इस युग की मौलिकता थी। अगली जो इस काल की प्रवर्तिगत विशेषता है वह है समस्या पूर्ति। भारतेंदु युग में गृहीत रीतिकालीन काव्य शैली में समस्या पूर्ति पर्याप्त लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल को परखने के लिए कवि गोष्ठियों और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति करवाई जाती थी। इस संबंध में प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ये की गई ये समस्या पूर्ति, पपिया जब पूछे पीव कहाँ, इस समस्या को पूर्ति करते हुए इन्होंने आगे की कविता लिखते हुए प्रताप नारायण मिश्र ने जो लिखा वह इस युग का समस्या पूर्ति की रसिकता का एक सुंदर उदाहरण है। इसी प्रकार से भारतेंदु युग में एक अन्य प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है, वह है काव्य अनुवाद करने की। संस्कृत और अंग्रेजी से अनुवाद करने की प्रवृत्ति इस युग में आरंभ होती है। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश और मेघदूत, श्रीधर पाठक द्वारा गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम के नाम से अनुवाद किया गया। तो ये जो काव्य अनुवाद की प्रवृत्ति है यह भी इस युग की एक मौलिक विशेषता के रूप में इंगित की जा सकती है। अंग्रेजी की जो कविता है वह इसी युग से भारतेंदु युग से ही अंग्रेजी की कविताओं का अंग्रेजी की श्रेष्ठ काव्य कृतियों का रूपांतरण करने की ओर ध्यान आकर्षण होता है। काव्य अनुवाद को व्यापक रूप से प्रोत्साहन देने और इस संबंध में खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों का ललित रूप में प्रयोग करने और अंग्रेजी की काव्य कृतियों के भाषांतरण का समारंभ करने का श्रेय भारतेंदु युग को ही दिया जा सकता है। इसके संदर्भ में हम आगे देखते हैं कि कला पक्ष। भारतेंदु युग के विषय में सामान्य धारणा यह है कि इस काल के कवियों ने काव्य शिल्प की तुलना में वर्ण्य विषय पर अधिक ध्यान दिया है, और जबकि सत्य यह है कि काव्य शिल्प पर बदलते हुए परिवेश का प्रभाव शिल्प पर भी अवश्य रूप से पड़ रहा था। फलस्वरूप इस युग की रचनाओं में काव्य रूप, भाषिक चेतना, अलंकरण प्रवृत्ति और छंद विधान की दृष्टि से बहुत अधिक प्रयोग किए गए। काव्य रूप की दृष्टि से देखें तो इस युग में प्रधानता मुक्तक की रही, लेकिन अपवाद रूप में ललित रामायण, मयंक महिमा जैसे प्रबंध काव्य भी लिखे गए। कृष्ण शतक जैसी सतसई परंपरा के कुछ उदाहरण भी हमें इस काल में मिलते हैं। ठुमरी, मलार, दादरा आदि राग रागनियों में प्राचीन पद शैली में प्रगीतों की रचना भी हुई। यहाँ पर हम कुछ लोकगीत की शैली कजालिया और लावण्या के रूप में भी देखते हैं। गजल की रचना भी इस युग में की गई। तो कुल मिलाकर काव्य रूप की दृष्टि से बहुत विविधतापूर्ण यह युग रहा।
अगला हम देखते हैं भाषागत चेतना। भाषागत चेतना की दृष्टि से जो पहली विशेषता हम देखते हैं वह है कि इस युग में खड़ी बोली में भी काव्य रचना की जाने लगी। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पूर्व रीतिकाल में काव्य की एकमात्र भाषा ब्रज भाषा थी और इस युग में खड़ी बोली में भी काव्य रचना का प्रारंभ होने लग गया था। रीतिकालीन कवियों की भांति भाषा को कला के लिए सिद्धांत के अनुरूप उन्होंने शब्द जाल का जामा नहीं पहनाया। भाषा की रागात्मक स्वच्छंदता और व्यवहारिकता के क्रम में उसकी प्रभाव क्षमता, मुहावरों और लोकोक्तियों की प्रासंगिकता आदि विशेषताओं को इन्होंने अधिक महत्व दिया। इतिवृत्तात्मकता के साथ साथ चित्र भाषा और उद्बोधात्मक वैशिष्ट्य भी इनकी भाषा की मुख्य विशेषताएं कही जा सकती है। अलंकार की दृष्टि से यदि देखा जाए तो रीतिकालीन अलंकरण प्रवृत्ति का अनुकरण नहीं किया गया। सहज रूप से सहज अभ्यासवश इस कविता में जो अलंकार प्रयोग किए गए वह काव्य को सुंदर बनाने के लिए किए गए। प्रयास के माध्यम से इन अलंकारों का प्रयोग नहीं किया गया। भारतेंदु युग में भी यद्यपि लच्छीराम जैसे अलंकारवादी की रचनाएं भी उपलब्ध हैं, लेकिन सामान्य रूप से सहज स्वाभाविक अलंकारों का अभिनिवेश करने की प्रवृत्ति ही कवियों में अधिक रही। छंद की दृष्टि से भारतेंदु युगीन कविता का अधिकांश भाग हमें पद शैली में दिखाई देता है, मिलता है। तथापि परंपरागत ढंग की छंद योजना भी सभी कवियों की रचनाओं में मिलती है। दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलियां, रोला, हरिगीतिका, कवित, सवैया आदि छंद विशेष प्रचलित रहे। उर्दू छंदों के साथ बंगला के कुछ अन्य छंदों का प्रयोग भी किया गया। बंगला के जैसे पयार, दीर्घ ललित छंद में भी काव्य रचना इस काल में की गई। और यदि हम देखें तो रीतिकाल की तुलना में इस युग के कवि विविधतापूर्ण छंद विधान के प्रति अधिक जागरूक थे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने देखा कि हिंदी कविता के आधुनिक कविता के इतिहास में जो पहला युग आता है भारतेंदु युग, उसकी क्या विशिष्ट विशेषताएं रही। यहाँ हम देखते हैं कि खड़ी बोली का प्रारंभ होता है। छंद की दृष्टि से अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया जाता है। विषय वैविध्य दिखाई देता है। अलंकारों के प्रति सहज प्रवृत्ति है वह दिखाई देती है। काव्य रूपों के प्रति प्रयोगात्मक दृष्टि दिखाई देती है। अनेक काव्य रूपों का प्रयोग इस काल में किया गया और जो तत्कालीन युग की परिस्थिति के अनुरूप राष्ट्रीय चेतना, राजभक्ति की भावना इस काल की कविताओं में मिलती है। इस युग के एक प्रमुख कवि हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि इस युग के प्रमुख कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य सृजन के माध्यम से इस काल को समृद्ध किया। विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में हम द्विवेदी युग के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।